हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैंने मूटिंग सीरीज के पिछले वीडियो में बहुत शॉर्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मूट का मेमोरियल दिखता कैसे है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं और आईरैक फॉर्मूला क्या होता है। राइट। अब इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक मूट के मेमोरियल में आर्गुमेंट एडवांस जो होते हैं पार्ट, उनको प्रॉपर वे में ड्राफ्ट कैसे करना है, उनको इस तरीके से कैसे ड्राफ्ट करना है कि पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगे और आपके चांसेस बढ़ जाएं टू विन द अवार्ड ऑफ बेस्ट मेमोरियल। राइट। आई विल बी शोइंग इट थ्रू एन एग्जाम्पल। एडिशनली लेट मी टेल यू, चाहे इंटरनेशनल मूट हो, नेशनल मूट हो, ड्राफ्टिंग के बेसिक्स सेम ही होते हैं। ओके, द लैंग्वेज माइट चेंज लिटिल बिट। ठीक है। फर्दर, चाहे किसी भी लॉ पे मूव हो, क्रिमिनल लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, कॉर्पोरेट लॉ हो, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड हो, कंपनी लॉ हो, कोई भी लॉ हो, again the basics will always remain the same. And also I know there are more than one methods of drafting. I will be telling you the method that I believe is to be the best and the method that has always worked for me and all the teams that I have coached so far. They all have done really well, and even I did really well in my law school when I used this method. Right. तो हम मेमोरियल के थ्रू में चलते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हुए कि ड्राफ्ट करना कैसे है। ठीक है। सबसे पहले हमने आईरैक का मेथड क्या होता है। राइट। आईरैक मींस इशू, रूल, एप्लीकेशन ऑफ द रूल, कंक्लूजन। अब ये सबसे बेसिक चीज है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और मेमोरियल ड्राफ्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसी ऑर्डर में मुझे चलना है। सबसे पहले इशू ही आना चाहिए, फिर रूल ही आएगा, फिर ही जा करके एप्लीकेशन आएगा और उसके बाद ही कंक्लूजन आएगा। द मोमेंट यू डोंट फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, आपका मेमोरियल बहुत हेवायर लगता है, चीजें इधर उधर लगती हैं और वो अच्छा नहीं दिखता है। बट इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड, तब जा करके आपका मेमोरियल बहुत खूबसूरत दिखेगा। राइट। ठीक है। अब इस मेमोरियल के थ्रू में देखते हैं। सबसे पहले हमने इशू लिख दिया। ठीक है। सबसे पहले हमने इशू बताया। ठीक है। देन हम लोग बहुत शॉर्ट में इशू को एक्सप्लेन करते हैं और उसको सब इश्यूज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वो चीजें हैं जिनका आंसर अगर यस या नो में मिलता है तो उस पर्टिकुलर इशू, जो मेन इशू है, उसका भी आंसर यस नो में बदल जाएगा। अब यहाँ पे इशू क्या था। ठीक है। देयर आर नो सब्सटैंशियल ग्राउंड टू बिलीव वन और मोर ऑफ द पोस्ट ऑफ द ड्रैगोस ग्रुप बिटवीन जनवरी ईयर constitute direct and public incitement of genocide. Direct and public incitement of genocide under Article 25(3)(e) of the ICC statute. Now 25(3)(e) is a very important term, right? अब जब हम 25(3) में जाते हैं, आई विल बी नॉट एक्सप्लेनिंग यू कि आईसीसी स्टैट्यूट क्या होता है, रोम स्टैट्यूट क्या होता है, उसके टॉपिक से सब, बट आई विल बी जस्ट टेलिंग यू कि ड्राफ्ट कैसे होता है। उसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें मिल जाते हैं। पहला, डायरेक्ट इंसाइटमेंट होनी चाहिए, दूसरा पब्लिक इंसाइटमेंट होनी चाहिए। अगर इंसाइटमेंट डायरेक्ट भी है और पब्लिक भी है तो यस, द पर्सन कैन बी हेल्ड गिल्टी अंडर 25(3). बट अगर ना ही डायरेक्ट है, ना ही इंसाइटमेंट है, ना ही पब्लिक इंसाइटमेंट है, ना ही डायरेक्ट इंसाइटमेंट है, तो नो, ही कैन नॉट बी। द रूल इज वेरी सिंपल। तो हमारा ऑटोमेटिकली पहला सब इशू क्या बन जाएगा, द इंसाइटमेंट ऑफ जेनोसाइड वाज नॉट डायरेक्ट। राइट। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि वो किसी मूट के मेमोरियल में और किसी रिसर्च पेपर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। वो हिस्ट्री में चले जाएंगे, पूरी कहानी बताने लगेंगे, अरे डायरेक्ट मींस दिस, ये होता है, वो होता है, जेनोसाइड का इंसाइटमेंट ऐसे निकल के आया, वहां से निकल के आया। नहीं चाहिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है वो सब जानने में। यू आर नॉट एन एकेडमिशियन, यू आर नॉट हियर एज अ फिलोसफर। आप यहाँ पे रिसर्च देने नहीं आए हो, आप अपना केस प्रूफ करने आए हो। आपके केस के लिए क्या इंपॉर्टेंट, आपको बस वो लिखना है यहाँ पे। राइट। और वो चीजें तो आप डायरेक्ट लिखोगे। टू इंसाइट मतलब कैसे इंसाइट कर किया जाता है, कैसे प्रूफ करते हैं इंसाइटमेंट। ठीक है।
कि क्या ये चीजों को किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, क्या एविडेंसेस हो सकती है चीजें में, हम लोग यहाँ पे वो चीजें पूरे लिख देंगे। कोई बेकार की बातें नहीं लिखनी है, डायरेक्ट टू दी पॉइंट ऐसे होता है। और वो चीजें आपके केस से रिलेट होनी चाहिए। जैसे हमारे केस में, ठीक है, द थिंग्स वेर स्पोकन एंड दे वर स्पोकन इन अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक वे एज पर द लोकल एरिया। इसीलिए लिखा हुआ है द फुलफिलमेंट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट में ऑल्सो डिपेंड ऑन द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, राइट। एक जगह पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कॉकरोचेस बुला रहे हैं, राइट, एंड इफ समवन इज गोइंग आउट एंड गिविंग एन स्टेटमेंट दैट ऑल कॉकरोचेस शैल बी किल्ड, दूसरी जगहों पे मे बी उसको मान जाए अरे वो नॉर्मल घर के कॉकरोच की बात कर रहा है, बट पीपल देयर नो कॉकरोचेस किनको बोला जा रहा है और किनको मारने की बात की जा रही है। इसीलिए वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए ये केस लॉ निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो केस लॉ आप निकालिए, रिसर्च पेपर्स निकालिए, किताबें निकालिए, कमिटीज निकालिए, पर डायरेक्ट खुद ही पॉइंट वाली बात लिखिए, घुमा फिरा के चीजें मत लिखिए। नाउ आपने रूल लिख दिया, मैंने आईरैक बताया था, ऊपर इशू आ गया, ये आ गया रूल, राइट। रूल के बाद सीधा हम आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ द रूल, राइट। नाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इसमें यूजुअली लोग गलती करते हैं कि आपका जो आईरैक का आर और ए में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्टली दोनों रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ए में, अगर मैंने लिंग्विस्टिक चीजों के, अगर मैंने रूल में लिंग्विस्टिक चीजों की बात की है और मैं एप्लीकेशन में कहीं लिंग्विस्टिक चीजों की बात ही ना करूं, किसी मतलब का नहीं है ना फिर वो। डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कि इंसान जो ऊपर केस लॉस लिखा है, जो स्टेटमेंट्स लिखा है, जब पढ़ने वाला नीचे की चीज को पढ़े उसको तुरंत दिमाग में जाए, अच्छा ओ तो इस केस लॉ में ये बात बोली गई है और इसके में भी यही चीज हुआ है, सो इज राइट, आई शुड होल्ड दैट पर्सन गिल्टी और शुड होल्ड दैट पर्सन टू बी नॉट गिल्टी। दैट इज द वे। नाउ डायरेक्टली फिर आप फैक्ट्स पे आएंगे और आप बताएंगे कि कैसे फैक्चुअली जो ऊपर आपने रूल दिया है वो डायरेक्टली आपके केस में अप्लाई होते हैं। एंड देन एट द एंड आएगा कंक्लूजन, देयरफॉर द पोस्ट बाय द ड्रैगन ग्रुप एंड नॉट डायरेक्ट। आई होप समझ में आया हो कि कैसे आईरैक सिस्टम चलता है, कैसे ड्राफ्ट करना है। एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा हर एक लाइन के एंड में फुटनोट दिया हुआ है, हर एक लाइन के एंड में, हर एक लाइन के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन के एंड में फुटनोट होना ही चाहिए। यू कैन नॉट स्टेट एनीथिंग, यू कैन नॉट स्टेट एनी सिंगल थिंग विदाउट एन अथॉरिटी। हर एक सिंगल थिंग में आपको अथॉरिटी देनी ही देनी होती है, अथॉरिटी इज अ मस्ट। फर्दर फैक्चुअल चीजें भी जो हैं, दे हैव एन अथॉरिटी। और अथॉरिटी क्या है? ऑब्वियसली फैक्ट शीट है अथॉरिटी, राइट। फैक्ट शीट अथॉरिटी है, मूड प्रॉब्लम अथॉरिटी है। पर हाँ, क्या हम लोग मूड प्रॉब्लम की जो लाइन जैसी लिखी हुई है वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं। आपको मूड प्रॉब्लम की लाइन वैसे की वैसी कॉपी पेस्ट नहीं करनी हो, आपको उसको अपने वे में प्रेजेंट करना है, सिंपल वे में प्रेजेंट करना है, डायरेक्ट वे में प्रेजेंट करना है, ताकि जो इंसान ने मूड प्रॉब्लम ना भी पढ़ी हो उसके लिए भी समझना बहुत आसान हो। आप देखेंगे अगर यहाँ पे these statements were never gave a direct message that is urging people to give direct footing, ये लाइन डायरेक्टली नहीं लिखी थी। पर यहाँ पे ऑब्वियसली हमने फुटनोट दे के रखा है 27, केस अपेंडिक्स 1 ये सब, राइट। और ये लाइन वहां पे डायरेक्टली नहीं लिखी थी, पर वो जो पैराग्राफ है मूड प्रॉब्लम का, उसका समरी यही है, उससे निकल के यही बात आ रही है, राइट। तब जा करके ये ज्यादा अच्छा दिखता है, आपका मॉडल तभी अच्छा दिखेगा जब आप फैक्ट्स को भी समराइज करके प्रॉपर वे में, इजी वे में उसको रिफ्रेश करके डालेंगे। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। और वो डायरेक्ट लिंक क्रिएट होनी चाहिए उसका रूल वाली पार्ट से, एप्लीकेशन ऑफ द रूल, एंड रूल शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू जस्ट, तभी वो खूबसूरत दिखेगा, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा कभी भी। यू कैन सी द सेम कॉन्सेप्ट हैज बीन फॉलोड एवरीवेयर। हर एक जगह हम उसी कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, हाउ टू डू इट। सी आई ऑलवेज बिलीव इन वन फॉर्मूला,
मूट के पहले 3 दिन, 4 दिन या फिर 1 हफ्ता डिपेंडिंग ऑन आपका मूड कितना लंबा है, आप ड्राफ्ट करना मत शुरू करिए। आप कुछ मत ड्राफ्ट करिए, आप बस पढ़िए। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप बस बैठ के पहले पढ़िए, या फिर नॉलेज बहुत ज़्यादा भी है, तभी भी बस बैठ करके पहले उसको पढ़िए, उस टॉपिक के बारे में पढ़िए, समझिए वो टॉपिक कहता क्या है। एक बार आपको उस टॉपिक के बारे में समझ में आ गया, उसके बाद में केस लॉ स्टार्ट करना होता है ढूँढना। केस लॉ ढूँढते-ढूँढते हर एक चीज़ एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, इनफैक्ट 2 वर्ड डॉक्यूमेंट रखिए। एक फॉर द प्रोसिक्यूशन या फिर पिटिशनर या फिर एपेलेंट जो है, एज़ द केस में बी। सेकंड डिफेंस, डेंट, रिस्पोंडेंट, अपोजिट पार्टी जो भी हो। क्योंकि जब आप कोई भी एक चीज़ पढ़ेंगे, तो आपको अगर एक केस लॉ पढ़ रहे हैं, आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट दिखेंगे, दोनों साइड चीज़ें मिलेंगी। उसी वक़्त उस पर्टिकुलर लाइन को जिस भी साइड से वो दिख रहा है, उसके वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करिए, फुटनोट डाल दीजिए। विद द फुटनोट, क्योंकि बाद में अगर आपने फुटनोट पहले नहीं डाला, आप बाद में बहुत स्ट्रगल करते हैं टू फाइंड कि ये मैंने लाइन निकाली कहाँ से थी, मैंने ढूँढा कहाँ से था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को मिल नहीं रहा है। उसमें उसका फुटनोट डाल दीजिए। एट द एंड, एक बार आपके पास में 2-3 दिन वो पूरी एक्सरसाइज कर ली, आपके पास में एक प्रॉपर मटेरियल सारा कलेक्ट हो गया है, देन यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग। तब आप देखिए कि आपको उस लाइन्स को जो आपने कॉपी पेस्ट किए फ्रॉम पर्टिकुलर केस लॉ, फ्रॉम पर्टिकुलर कमेंट्री, फ्रॉम अ पर्टिकुलर बुक और फ्रॉम पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, आपको उसको कैसे रिफ्रेश करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, और आपको उसको कहाँ पे प्लेस करना है, ताकि जो उससे रिलेटेड फैक्ट है जस्ट उसके नीचे आ जाए और वो फैक्ट डायरेक्टली रिलेट करे उससे। डायरेक्ट एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो सके और उस फैक्ट का कैसे कनेक्शन करना है। आई ऑलवेज बिलीव कि इट शुड ऑलवेज गो इन वन फ्लो। वन फ्लो से मेरा क्या मतलब है कि सपोज इफ आई हैव मैंने जिस टाइम पे ये प्रॉपर पूरा ये रूल लिखा, नाउ द फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज रूल इज हियर, राइट? सो आई नीड टू ड्राफ्ट बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। मैं पहले वो ऊपर वाला पार्ट ड्राफ्ट करूँगा, उस तुरंत नीचे वाला पार्ट ड्राफ्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपने ऊपर वाला पार्ट सुबह किया, नीचे वाला पार्ट आप शाम में ड्राफ्ट करोगे, फिर आपको आइडिया भूल जाओगे कि आप ऊपर उस चीज़ को इस इस तरीके से क्यों लिख रहे हो। उसी वक़्त ड्राफ्ट करने पे आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। फर्दर फुटनोट भी उस वक़्त देते चलिए, क्योंकि एंड में फुटनोट देने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा, चीज़ें याद नहीं आएँगी, कहाँ से हमने वो निकाला है, इसका फुटनोट कहाँ पे है, वापस से दोबारा डबल काम करना पड़ता है। उसी वक़्त फुटनोट देते चलने होते हैं। आई होप समझ में आया हो कि ड्राफ्ट करना कैसे है, मूड रिलेटेड मेमोरियल। We'll be continuing with the series. More videos will be coming up with the time. Slowly, we will also be going into the argument side, and we will also be releasing a separate videos with regard to trial advocacy competitions. That's it. See you in the next video. Thank you so much.